अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते। मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही। किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। अब दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊँ, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता।
अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। पढ़ी लिखी देवरानी। अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती। माँ बड़ बोली, ज्यादा मत बोल। जितना तेरा कद है ना, उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है, इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करोगी? पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है। किताब, पेन, पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन, झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कंपटीशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिणी, तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलती तारिणी। तारिणी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। बिंदु के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिणी को पढ़ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था, लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तेज, जैसे तुमने अपनी जज्बातों को मन में छुपा के रखा, वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों, कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है, हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिणी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो, फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी?
तुम इस सब की चिंता मत करो, I'll fix that all. बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, हैं? तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख, ये सब हमारे घर में ही नहीं, राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर फुरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। गंगाजल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों? मेरा मतलब खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठकर क्यों खाए? प्रीति, तुम चलो ना रसोई में, चलो, सबके लिए कटोरी में खीर परोसनी है। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है। प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं, उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? मधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। हाँ, आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए? हैं? अब क्या किया मैंने? आप हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? I just don't understand. प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना, और इस घर की 4 दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा, अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्म पत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। I married you just because तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, तो वही हुआ ना, वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं।
एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ। बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहाँ आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? अब मैं हिसाब कैसे करूंगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिलाया जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपने माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में। पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज है जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो। प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है, बस आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? मास्टरनी, तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है। तू ना वैसी ही है। तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है। गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है। हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मारकर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पांव पर निशान कैसे? बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, हमें बचाओ इन सब से। ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपटकर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ! एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना। अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है तो हम क्यों फर्क करें? क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना। साथ में काम करके अपना घर, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है। अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा, वरना जमीन में ही धंस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर्स को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला, कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो, इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं। मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा, प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिनी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहां से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिनी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनके खतों को ही पढ़ते रह जाते हैं। अंग्रेजन बहू और बेचारी भूली सास। माधवी अपने पति रमेश और अपने बेटे अजय के साथ रहा करती थी।
अजय का बचपन से एक ही सपना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूएसए में पूरी करे और इसीलिए वो यूएसए पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बेटे के आने की खुशी में माधवी उसकी पसंद के कई तरह के पकवान बनाती है। और जब घर की डोरबेल बजती है तो माधवी अपने पति रमेश को कहती है, लगता है मेरा अजय आ गया है, आप यहीं बैठना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। माधवी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अजय के साथ एक लड़की को देखकर वो अजय से पूछती है, ये कौन है बेटा? माँ, ये ग्रेटी है। हम दोनों यूएसए में साथ ही पढ़ते थे और अब ग्रेटी इस घर की बहू है। क्या बहू? अरे बेटा, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कम से कम अपनी माँ को बता तो देता कि तू अपने साथ इस घर की बहू लेकर आ रहा है। मैं बहू के आने की कुछ तैयारी तो कर लेती। कोई बात नहीं बहू, यही रुक, मैं अभी तेरे लिए पूजा की थाल लेकर आती हूँ। मॉम, आप अपनी ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना। I'm so tired right now. अच्छा डार्लिंग, अपना रूम कहाँ है? कोई बात नहीं बहू, तुम पहले आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ग्रेटी अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद माधवी अपने बहू बेटे के लिए चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है, जहाँ ग्रेटी अपनी सास से कहती है, अजय, अजय, क्या हुआ ग्रेटी? अपनी मॉम को बोलो कि अब ये जब भी हमारे कमरे में आए तो नॉक करके आए। आपसे मैं ऐसा ही करूंगी बहू। वो तो आज ही तुम दोनों आए हो तो मुझे लगा थक गए होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर आ गई। वो क्या है ना, अजय जब भी बाहर से आता है तो आते ही चाय मांगता है, बस इसीलिए मैं ना ये चाय यहाँ रख देती हूँ, पी लेना, अदरक वाली चाय है। ये बोलकर माधवी वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रेटी अपनी सास से कहती है, जाते हुए अपनी साथ अपनी ये चाय भी ले जाओ, क्योंकि अजय अब चाय नहीं पीता। हाँ माँ, जब से मैं यूएसए गया हूँ तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। अब एक काम करो, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ। मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे ठीक है, ला देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इंडियन है या फिर वही अंग्रेजी है? मेरे मम्मी पापा इंडियन हैं, पर मैं शुरू से यूएसए में रही हूँ, इसलिए मैं खुद को अंग्रेजन मानती हूँ। वैसे अब जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और मेरे बारे में इतना ज्यादा इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। वैसे बहू, मैं तुम्हें ना इंडिया के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारी परवरिश अगर यूएसए में हुई है, हाँ तो इंडियन ही ना। आपसे ज्ञान नहीं मांगा है। अब कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज, हाथ छोड़ता है। अपनी बहू की बात सुनकर माधवी वहाँ से चली जाती है। माधवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश माधवी से कहता है, हमने इस नालायक को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या किया, बाहर से अंग्रेजन बहू उठाकर ले आया। माधवी, तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं। ये लड़की हमारा घर तोड़ देगी, हमसे हमारे अजय को दूर कर देगी। देखा, आते ही कैसे रोब झाड़ रही है, जैसे तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम उसको बोलो कि तुम इस घर की मालकिन हो और उसकी सास हो, वो वही करे जो तुम कहोगी। अरे आप बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं। बहू यूएसए की है, यहाँ नई नई आई है, उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वो मुझे अपनी माँ मानती है, तभी तो अपने नखरे दिखा रही है। वैसे भी ना बहू बेटी दोनों बराबर ही होती हैं। माधवी, कौन सी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है जैसे तुम्हारी बहू कर रही है? मैं बस तुम्हारे कहने पर चुप हूँ, वरना मैं अपने बहू बेटों को आज ही घर से निकाल देता। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रेटी अपनी बेचारी भोली भाली सास पर अत्याचार करती रहती है। ग्रेटी अपना सारा काम अपनी सास से करवाती और उसी को भला बुरा सुनाती। ऐसे ही एक दिन माधवी कपड़े धो रही होती है और ग्रेटी माधवी को सताने के लिए अपने सारे कपड़े लाकर उसे देती है और कहती है, मॉम्स,
ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जरा इन्हें भी धो दो। इतना बोलकर ग्रेटी तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी माधवी उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारे ससुर के दोस्त के घर में एक छोटी सी पार्टी है। उन्होंने सह परिवार बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय भी आज हमारे साथ वहाँ चलो, और आज ना साड़ी पहनना। मॉम, अभी मैं क्लब जा रही हूँ, रात को मुझे टाइम मिलेगा तो आपके साथ चली जाऊंगी, पर साड़ी बारी नहीं पहनूंगी। ये कहकर ग्रेटी वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। सब ग्रेटी के घर आने का इंतजार करते हैं और इस वजह से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाता। इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे रात को ग्रेटी नशे की हालत में जख्मी घर आती है। अपनी बहू के सर और हाथ पर लगी चोट देखकर माधवी परेशान हो जाती है और जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर अपनी बहू के सर पर पट्टी करती है। एक माँ की तरह प्यार करते हुए वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे चोट कैसे लग गई बेटा? मैं घर आ रही थी, एक बाइक वाले से मेरी चक्कर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह होते ही तुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अच्छा, अब तू ना आराम कर, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। माधवी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये अंग्रेजन हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, आज इस अंग्रेजन बहू की वजह से सारे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। आज सब हम पर हंसते हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी छूट की वजह से हुआ है। ये कहकर रमेश अपने रूम में चला जाता है, पर माधवी अपनी बहू की पट्टी करके उसे उसके कमरे में जाकर सुला देती है। अगले दिन माधवी ग्रेटी को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है, जहां ग्रेटी देखती है कि उस डॉक्टर की बहू ने साड़ी पहनी है और एक संस्कारी बहू की तरह घर में पूजा पाठ करके अपने सास ससुर के पैर छूकर उनका सुबह सुबह आशीर्वाद लेती है। डॉक्टर की बहू को देखकर ग्रेटी को अपना बर्ताव याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी भोली और मासूम सास के ऊपर कितना अत्याचार करती है, पर फिर भी माधवी सबसे लड़कर हमेशा उसका साथ देती है। ये सब देखकर ग्रेटी को पश्चाताप होता है और कुछ देर बाद वो दोनों दवाई लेकर घर आती है। जब माधवी ग्रेटी को दवाई खिलाने के लिए उसके पास जाती है तो, मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा, आप पर इतना अत्याचार किया, आपकी बेइज्जती की, आपसे घर का सारा काम करवाया। आपने मुझे कितनी छूट दी, पर फिर भी मैं आपके साथ इतना बुरा करती थी। और आज जब मैं नशे की हालत में चोट खाकर घर आई तो भी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उल्टा आपने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। आज जब मैंने डॉक्टर की बहू को देखा घर का काम करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी रॉन्ग थी। एक इंडियन होकर भी एक बहू के कर्तव्य से दूर रही और आपके ऊपर अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ती रही। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। बेटा, अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है। ऐसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बहू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी अंग्रेजन बहू कितनी समझदार हो गई है। जिसके बाद माधवी और ग्रेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है और उसके बाद से ग्रेटी एक संस्कारी बहू की तरह रहती है और अपनी सास को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती। अपनी सास ससुर की बहुत अच्छे से दिल से सेवा करती है। यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तुझ जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू,
मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ। चलो ना, हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे। इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी। पनौती बहू। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है। डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया। सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो। देखा, आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है। रितु, जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं।
रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से ही पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। हे भगवान, उठा ले मुझे भगवान। अये, 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 कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय रे, अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है। पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं, मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था।
इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। और वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं।